इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड है आज का टॉपिक। एंड प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है टीचिंग का, ये मॉडर्न मेथड है। पहले के टाइम पे ना आपका प्रोजेक्ट मेथड नहीं था। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड। दैट वन इज not a traditional one, that was is not a traditional one, but is a modern method of teaching in which the curriculum contained is considered from child's point of view। यहाँ पे जो भी करिकुलम होता है ना, ये बच्चों के रिलेटेड होता है, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होता है, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके लाइफ रियल लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो मेंशन किया जाता है। मतलब प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, किसी चीज को प्रोजेक्ट आउट किया जाता है, शो किया जाता है, या किसी चीज को, जैसे आप पिनिंग करते हो ना, देखते हो मैसेजेस को पिन किया जाता है, उसको हाईलाइट करने के लिए ऊपर में एक पिन ऑप्शन आता है, ऐसा कुछ उसका सिंबल होता है, ऐसे कुछ सिंबल्स होते हैं। तो वैसे ही आपका होता है प्रोजेक्ट मेथड भी, जो कि एक पिनिंग कर रहा है या फिर टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, उसके रियल लाइफ सिचुएशन रिलेटेड है। अच्छा, स्कूल में ऐसा कुछ प्रोग्राम होता था जिसको प्रोजेक्टर में दिखाते थे? एनी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक्स रिलेटेड, बायोलॉजी के टॉपिक्स रिलेटेड होता था? कौन से टॉपिक, कैसे टाइप के टॉपिक्स रहते थे, कैसे टाइप के टॉपिक्स होते थे? हाँ, या फिर आपके जो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, अल्कोहल कितना डैमेज करता है, ये सब टॉपिक्स होता था। मतलब क्या है, ये रियल लाइफ सिचुएशंस को लेके किया जाता है। जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मेथड को नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए हम यूज, बहुत छोटे बच्चों के लिए यूज नहीं करते, फिर भी जो बच्चों को समझ आता है उनको रियल लाइफ के रिलेटेड कुछ शो करके पढ़ाने के लिए, जस्ट लाइक ये ना एक मॉडलिंग है, ये फिल्म जैसा है, उसको लगा देते हैं प्रोजेक्टर में, आफ्टर दैट उसको पढ़ाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक रियल लाइफ सिचुएशंस के पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है कलरफुल चीजें देखने से। इट इम्प्लाइज दैट एक्टिविटीज इन द स्कूल नीड टू बी क्लोजली कनेक्टेड विद द चाइल्ड्स डेली लाइफ। इसका मतलब ये हो गया कि चाइल्ड, बच्चे का जो डेली लाइफ का कुछ भी सिचुएशन है, उसके साथ कनेक्टेड होकर प्रोजेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। आपका जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये ना प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ जॉन डिवे, इनका रिजल्ट है। मतलब इन्होंने इसको बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट मेथड जॉन डिवे ने बनाया हुआ है। एंड द नोटेड अमेरिकन फिलोसोफर कम एजुकेशनिस्ट। जॉन डिवे कौन है? एक बोल सकते हो नामी दामी अमेरिकन फिलोसोफर है, कम एजुकेशनिस्ट है। दिस फिलोसॉफी बिलीव्स इन प्रोवाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीच experiences to children. This method was developed by डॉक्टर विलियम एच पैट्रिक किलपैट्रिक। मतलब ये बोला गया कि ये जो मेथड है, इसका रिजल्ट मतलब उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो आइडियाज हैं, वो चीज आया है किसके थ्रू? जॉन दीवे के थ्रू। इसलिए बोल सकते हो जॉन दीवे भी इसको इन्वेंट किए, बट प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर रियल बोला गया कि किसने डेवलप किया, इस मेथड को किसने डेवलप किया, विथ प्रैग्मेटिक आइडियाज नहीं बोला गया, ओनली मेथड बोला गया कि प्रोजेक्ट मेथड ओनली, तो वो हो गए किलपैट्रिक साहब, डॉक्टर विलियम एच किलपैट्रिक। ओके, सो ये पॉइंट था इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। इसका डेफिनेशन एंड मीनिंग देखो। सो वेरियस डेफिनेशन हैव बीन गिवन बाय वेरियस एजुकेटर्स। बहुत सारे एजुकेटर्स ने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं उनके। सम ऑफ दीज आर रिप्रोड्यूस्ड हियर टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अगर हमें समझना है तो यहाँ पे मेथड्स का हम यूज करें, डेफिनेशन क्या क्या है। सो गुड, गुड यहाँ पे गुड बैड वाला गुड नहीं, ये एजुकेशनिस्ट है गुड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गुड, ये प्रोजेक्ट इज ए सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी हैविंग educational value and aimed at one or more definite goals of understanding, involves investigations and solutions of problems, and frequent by the use and manipulation of physical material planned, carried to completion by pupils and teachers in a natural real life manner। अगर सिंपल सा चीज में बोलूँ तो प्रोजेक्ट क्या है, एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पकड़ो तो एक प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि बच्चों को उनका रियल लाइफ सिचुएशन के साथ हम लोग जोड़ रहे, कनेक्ट कर रहे हैं। सो इसमें एजुकेशनल वैल्यूज भी रहेंगे, डेफिनेट बच्चों का गोल्स भी फुलफिल होता जाएगा, एंड बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को इन्वेस्टिगेशन पॉइंट दिखाया जाता है कि कैसे एक चीज में, सपोज एक
पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस चीज को हम प्रोजेक्टर में शो करें, एक्सीडेंट हो गया एंड कुछ लोग उनको हेल्प कर रहे हैं एंड हेल्प करके कुछ लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए, कुछ लोगों ने उनके घर वालों को फोन किया, ऐसे करके ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो वो चीज बच्चा जब देखेगा, उनके डेली रूटीन के साथ वो जुड़ा हुआ है एंड डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कभी भी कहीं पे भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो उनको क्या करना है वो पता चलेगा। तो ये आपका मोर इम्पॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है देन द अदर मेथड। दैट प्रोजेक्ट मेथड में कोई एक चीज को पिक किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है आउट, ये शो किया जा रहा है कि इस चीज को ऐसे किया जाएगा। वहां से बच्चे बहुत कुछ मटेरियल ले पा रहे, बहुत कुछ आइडियाज एक्सपीरियंसेस ले पा रहे, प्लानिंग कर पा रहे एंड इस रिलेटेड नेचुरल रियल लाइफ मैनर पे वो आगे बढ़ते जाएंगे कि कैसे। यहाँ पे पीपल एंड टीचर का रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। According to Kilpatrick William, मतलब William Kilpatrick, develop project as a project is a wholehearted, purposeful activity proceeding in a social environment, जो आगे की तरफ चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में है एंड एक होल हार्टेड पर्पसफुल चीज़ है जहाँ पे हम कोई एक पर्पस के साथ, कुछ एक गोल के साथ काम करते हैं, जहाँ पे बच्चों को हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थ्रू रीडिंग और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थ्रू लेक्चरिंग नहीं देना चाहते, बच्चों को रियल एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये किया जाता है। देखो नेक्स्ट और एक पर्सन है स्टीवेंसन। स्टीवेंसन ने क्या बोला, ये प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट, एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है, कैरी टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है मतलब एक रियल टाइम का जो सिचुएशन होता है नेचुरल लाइफ में, उसको हमने प्रॉब्लमेटिक एक्ट बोला। मतलब उस प्रॉब्लम से कैसे खुद को निकालना है, उस चीज को कैसे कंप्लीशन कर रहे हैं नेचर के साथ, नेचुरल सेटिंग मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में, उस चीज को हमने बोला प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना करोगे तो एनफ है और नहीं चाहिए। अ, इतना समझ आया? ये सुन लो। ओके, सो फ्रॉम दिस above definition we get following meaning। क्या है, क्या मिला हमें? द प्रोजेक्ट मे बी डिस्क्राइब्ड एज एनी यूनिट ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, पर्पस के लिए है, उससे कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है, तो पर्पसफुल एक्सपीरियंस in which dominating force is an inner earth that fixes the aim and objective of the action and guides its process of completion। देखो, आप कोई चीज करना चाहते हो बट आपके पास उसका मतलब बोल सकते हैं कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, या फिर आपके पास कोई उसका मतलब एक कोई आपको प्रमोट नहीं कर रहा है, आप करना चाहते हो बट आपको पता नहीं है ज़्यादा, तो आप कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट मेथड को यूज़ किया गया। एक पर्पसफुल एक्सपीरियंस है, कोई एक चीज़ को पूरा करने के लिए किया जाता है एंड उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पे बोला गया डोमिनेटिंग फोर्स, डोमिनेट करेगा आपके इनर अर्थ को और भी ज़्यादा आगे लेके जाएगा एंड वहाँ से आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कुछ काम करने का, उसको वो फुलफिल करेगा। ये आपके काम को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, सपोज थिंक कर लो, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, तो पहले आप प्रोजेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हो, आफ्टर दैट उसी प्रोजेक्ट के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है, इनर अर्ग जगता है कि मुझे ये काम को करना है, मेरा गोल है इस टास्क को कंप्लीट करने का। तो उस टास्क को कंप्लीट हम कोई पर्पसफुली करेंगे, उससे रिलेटेड जो एक्सपीरियंस हमारे पास है उसी को लेके हम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैथड। अभी चलो आगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। तो यहाँ पे देखो, प्रोजेक्ट मेथड इज ऑलवेज प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मेथड इज ऑलवेज प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी। ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, टीचर सेंटर्ड नहीं है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है। इसको हम प्रॉब्लमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा भी बोल सकते हैं। ऑलवेज प्रोजेक्ट मेथड को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी बोल सकते हैं, बिकॉज प्रॉब्लम में भी क्या होता है, पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम को पहले फाइंड आउट करना पड़ता है या फिर उसको पिनिंग करना पड़ता है। उस पिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो एक्सपीरियंस हमारे पास है पहले से, उसी एक्सपीरियंस को लेते हुए या रियल लाइफ सिचुएशन से जो एक्सपीरियंस लिया उसको लेते हुए हमें काम करना पड़ता है। तो दैट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड एक्टिविटी। ये क्या है, पर्पसफुल है। पहले तो ये पर्पसफुल है, नेचुरल है एंड लाइफ लाइक एक्टिविटी टू अटेन गोल्स। लाइफ लाइक मतलब नेचुरल है, बोला गया रियल लाइफ में जो चीजें होते हैं उस रिलेटेड है। जैसे कि आपका रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ एम या कुछ काम करना है, तो उस रिलेटेड ये चीज होता है पर्पसफुल नेचुरल लाइफ लाइक एक्टिविटी टू अटेन गोल्स। नंबर 3, होल हार्टेड एक्टिविटी। आपको पूरा वहां पे क्या करना पड़ता है, समर्पित बोल सकते हो, मतलब जस्ट लाइक
उसमें ढल जाओ, उसके अंदर घुस जाओ, ऐसा चीज़ होना चाहिए। आप उसको छोड़ नहीं सकते, उस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपका इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे मस्ट होना चाहिए, कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। सो होल हार्टेड एक्टिविटी व्हिच रिजल्ट्स इन कनेक्ट कॉन्क्रीट एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्योंकि आप पूरा इन्वॉल्व हो, आपका एम्स, आपका गोल जो भी फुलफिल होगा आप ही का होगा, तो दैट मीन्स आपका रिजल्ट भी कॉन्क्रीट होगा, वो स्ट्रांगली आपको शो होता होगा। And positive results आएंगे because already you have the experience and you get the experience from the previous work or previous examples. So examples को project out किया गया था आपको project method में, वहाँ से you have to learn these experiences and use these experiences in different purposeful realistic problems, जो भी आपको एक definite goal तक पहुंचाएगा, जिसको आप fulfill करोगे तो कहीं तक आप पहुंचोगे। अच्छा, ये क्या होता है, इसको अगर स्कूल में करते हो तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ये सुन लो। अगर स्कूल में हम एज ए टीचर प्रोजेक्ट मेथड को यूज करते हैं तो बच्चों के लिए उसको प्लानिंग करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, ये सुन लो। प्लानिंग करना पड़ेगा कि नहीं, प्लान बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट मेथड के लिए, टॉपिक चूज करना पड़ेगा। यस मैम। सो दैट इज डायरेक्टेड एंड प्लान बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब आप बोलोगे एज ए टीचर मैं प्लान कर दूं, ये नहीं चलेगा। बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करने पड़ेंगे, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करने पड़ेंगे। बच्चों को किस पोर्शन में डाउट है उसी टॉपिक के रिलेटेड आपको पर्पसफुली आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो डायरेक्टेड एंड प्लान बाय द स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट, प्रैक्टिकल इन नेचर, बिकॉज आपको रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ ही करना पड़ता है, इसलिए आपको रियल लाइफ के बेसिस पे नॉलेज मिलेगा, इसलिए प्रैक्टिकल इन नेचर बोला गया। यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, सिंगल और कंप्लीट यूनिट ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे बच्चों का दोनों टाइप के एक्टिविटीज को हम बढ़ा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज द फिजिकल, सेकंड वन इज द इंटेलेक्चुअल। फिजिकल बोला तो बच्चे यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं, मतलब बच्चे इन्वॉल्व होके कैसे काम करना है सीख रहे। इंटेलेक्चुअल बनने से यहाँ पे दिमाग को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे ब्रेन को वहाँ पे फुल्ली यूटिलाइज करना है, एंड कैसे उसका एम फुलफिल होगा, मतलब बॉडी एंड माइंड दोनों एक्टिव रहेंगे यहाँ पे। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अभी देखो टाइप्स क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मतलब जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं एंड उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के हैं। देखो 3 टाइप क्या क्या है। प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ सम फिजिकल एंड मटेरियल प्रोडक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसको आप आपके फिजिकल और मटेरियल प्रोडक्ट का, मतलब जिसको आप उत्पादन बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि प्रोडक्शन जैसा। ठीक है, अच्छा आपको मैंने ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया, आपको एक 100 टन्स का क्या बनाना पड़ेगा, 100 टन्स ब्रेड फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। तो ये भी आपका एक प्रोजेक्ट है जिसके वजह से आपको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जब भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे मटेरियल प्रोड्यूस होता है या फिजिकल प्रोडक्शन होगा कुछ भी, तो उसको हम प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन प्रोडक्शन बोला जा सकता है, मतलब प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग ए मॉडल मॉडल ऑफ कोरोनरी केयर यूनिट, कोरोनरी केयर यूनिट देख रहे हो ना, कोरोनरी केयर यूनिट हम लोग क्या किए, यहाँ पे कोरोना रिलेटेड है तो कोरोनरी केयर यूनिट्स बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग, मतलब यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डिजीज को लेके कर दिया। आप चाहो तो बहुत सारे कर सकते हो, एजुकेशनल यूनिट्स, मेडिकल यूनिट्स और एनी टाइप ऑफ फूड यूनिट्स और फूड प्रोडक्शन हाउसेस, आप कुछ भी कर सकते हो, फिल्म मेकिंग यूनिट्स, ये सारे भी प्रोजेक्ट मेथड्स के ऊपर ही आता है। अभी देखो सेकेंड वाला, प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एक्विजिशन ऑफ सम एबिलिटी, एक्विजिशन ऑफ सम एबिलिटी मतलब जहाँ पे आप कुछ ना कुछ एक्वायर करते हो, कुछ एबिलिटी को गेन करते हो। तो ऐसे जैसे कोई चीज़ को बनाना हो, लर्निंग और लर्निंग टू ऑर्गेनाइज, कंडक्ट मटेरियल और क्लिनिकल हेल्थ क्लिनिक। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हम बिल्डअप कर रहे हैं या किसी के हेल्थ को बिल्डअप कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम हेल्प करना चाहते हैं। तो जैसे जो आपका मेडिकल कैंप्स होते हैं, मेडिकल कैंप्स होते हैं वहाँ पे जो चीज़ें किया जाता है, जैसे पर्सन्स को हम समझाते हैं, ये करोगे तो क्या होगा, वो करोगे तो क्या होगा, मटेरियल्स देते हैं फ्री में एंड उनके हेल्थ के चेकअप भी करते हैं। तो वो सारा आपका आ गया प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग एक्विजिशन ऑफ सम एबिलिटी। लास्ट वन, इंटेलेक्चुअल और प्रॉब्लम प्रोजेक्ट, इंटेलेक्चुअल और प्रॉब्लम प्रोजेक्ट, ये क्या करता है, ये प्रोजेक्ट
टू डील विथ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस। अच्छा बोलो, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है पता है? ये प्रोजेक्ट आपके आंगनवाड़ीज में होता है। आंगनवाड़ीज, आंगनवाड़ीज में बच्चों के डाइट्स के ऊपर, या फिर बच्चों के हेल्थ चेकअप्स रेगुलर वेज में होता है। रेगुलर वेज में उनको वैक्सीन देना, मेडिसिन देना होता है। ये सुनो। ओके, हाँ। सो इंटेलेक्चुअल और प्रॉब्लम प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं, मतलब जहाँ पे हम बच्चों के बॉडी के रिलेटेड ध्यान रखते हैं, तो हमारा यहाँ पे ज्ञान जा रहा है, नॉलेज जा रहा है कि नहीं, हमें कैसे काम करने से सारे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकते हैं, इम्यूनाइज्ड कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी दे सकते हैं, तो उस रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट अभी क्या हो गया ना, मतलब बच्चों के थ्रू होता है, कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड सॉल्व इंडिविजुअली बाय ईच मेंबर ऑफ ए ग्रुप और डील्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और क्लास एज ए होल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट मेथड टीचिंग लर्निंग इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड इन नर्सिंग। नर्सिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट मेथड को। नर्सिंग हो गया, फाइनेंशियल जो बिजनेस वर्क्स होते हैं, या फाइनेंशियल जो हम एस्टैब्लिशमेंट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज को, वो सब के लिए प्रोजेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे भी प्रोजेक्ट मेथड को बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते थे, प्रोजेक्ट्स राइटिंग करते थे, एंड प्रोजेक्ट्स राइटिंग ग्रुप में भी होता है, सिंगल भी होता है, मतलब इंडिविजुअली भी हो सकता है और इन ग्रुप्स। अभी देख लो मेरिट्स क्या क्या है। मेरिट्स क्या क्या है? सो मेरिट्स में नंबर वन आता है, इट एरोजेस एंड मेंटेन्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स के थ्रू ही ये एक्टिविटी हो रहा है, स्टूडेंट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड स्टूडेंट मेंटेन दिस एक्टिविटी, सो दैट ये बच्चों के इंटरेस्ट को क्या करता है, और भी ज़्यादा प्रोवोक करता है, या आगे लेके जाता है, प्रोमोट करता है, मोटिवेट करता है बच्चों को, बच्चों के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, इट गिव स्टूडेंट्स फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शन। बच्चों को ये फ्रीडम ऑफ थॉट, मतलब पूरा छूट रहता है कि बच्चे यहाँ पे अपने थॉट एंड एक्शंस को क्या कर सकते हैं ना, और ज़्यादा आगे ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट आइडियाज़ को दे सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखो, नंबर थ्री, क्लियरली and tangibly defined objectives help students what is to be done and what progress is being made और how well it is being done and when it is finished। मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन टोटलिटी में ये पूरे पॉइंट्स को समझाता है कि कौन से ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए। दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव्स मतलब हो गया लक्ष्य या उद्देश्य। उद्देश्य, ठीक है, कौन से उद्देश्य पूरा होना चाहिए, कैसे, मतलब कौन से ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो बच्चों को हेल्प करेंगे आगे ले जाने के लिए। सेकेंडली, क्या उनको करना है, बच्चों को क्या परफॉर्म करना है या क्या करना है, बच्चों का प्रोग्रेस कितना तक गया या कितना वो कर सकते हैं। एंड लास्ट टू वन, बच्चा क्या कर लिया है, कर चुका है, एंड बच्चा कैसे खत्म करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स को हम प्रोजेक्ट मेथड में रखते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सारे बच्चों के लिए नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए होता है, मतलब सारे बच्चों के लिए है, बट हर एक सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट नहीं दिए जाते। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हम लोग जहाँ पे बच्चों के रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ चीज़ों को खुद से परफॉर्म करने के लिए, खुद से सीखने के लिए छोड़ते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू इवेलुएट वंस ओन फिनिश्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे बच्चे खुद के जो वर्क है उसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि उन्होंने जो किया है वो करेक्ट है या नहीं, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो खुद को इंडिविजुअली इवेलुएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल एज वेल एज डूइंग एबिलिटीज। अच्छा, डूइंग एबिलिटीज कौन सा डोमेन है? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, कौन सा डोमेन में आएगा डूइंग एबिलिटीज? एनीवन? डूइंग बोला गया है, बोलो। परफॉर्मेंस, डूइंग, कौन से डोमेन में आएगा? फिजिकल, वेरी गुड। तो ये आपका इंटेलेक्चुअल, मतलब दिमाग के साथ भी खेल रहा है, एंड प्लस आपके बॉडी के साथ भी, मतलब दोनों को ही एक्टिव रख रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है, एम्पल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग को भी एंड आपके एबिलिटीज को भी। नेक्स्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प डेवलप कोऑपरेटिव स्पिरिट, कम्युनिटी फीलिंग। देखो, ग्रुप प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे कि एक
काम को हम लोग मिलजुल के करेंगे, तो मिलजुल के करेंगे मतलब कोऑपरेटिव स्पिरिट बढ़ रहा है, एक दूसरे को करना है, सपोर्ट करना है, एक बैकबोन जैसा आपको बनना है उसके लिए, या फिर एक स्ट्रांगली एक अटैचमेंट हम क्रिएट करते हैं जिससे हम एक साथ काम कर सके, वो होगा। एंड कम्युनिटी फीलिंग भी आएगा एटसेट्रा। अभी चलो नेक्स्ट, डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस। सम डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस इंक्लूड, व्हाट आर दे, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बाद और भी है, बट इतना भी कर लोगे ना बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मैंने आपको दिया हुआ है डिटेल, ठीक है। सो पुअर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, थोड़ा सा डिटेल दिया है। तो यहाँ पे जो डीमेरिट्स है, पुअर सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो बट बैड प्रोजेक्ट ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स। सो बच्चों को ये प्रॉब्लमेटिक लगेगा। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा सेलेक्ट करते तो दे ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन, दे ऑल्सो गेट प्रॉपर इंटरेस्ट इन दैम। सो वो चीज़ों को करना है, वो चीज़ों को कंप्लीट करना है, वो सारा उनको आइडिया मिलेगा। It may be either too ambitious, that is beyond the capacity of the student, or too simple that it lacks educational value. दो चीज और भी हो सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना पुअर सिलेक्शन, तो पुअर सिलेक्शन इन द केस जस्ट लाइक मैं बोल सकती हूँ कि अगर बच्चा अपना कैपेसिटी से बाहर जाके टॉपिक को चूज करता है, वो भी उसके लिए डिफिकल्ट है, मतलब वो बहुत ही हाईली एम्बिशियस टॉपिक को चूज कर लिया जो उसके कैपेसिटी से बाहर है, उसको पता भी नहीं है, वो भी डिफिकल्ट है। एंड टू सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, फटाक से बच्चा कर लिया, तो उसे ना एजुकेशनल वैल्यूज मिलते नहीं है, एजुकेशनली जो वैल्यूज मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, ओवर कंजप्शन ऑफ टाइम। समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं ना, उनके टाइम टेबल को मैनेज नहीं कर पाते, पढ़ाई के साथ प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पाते, एंड वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, इसके वजह से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाते हैं, एंड वो कभी कभी क्या होता है टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग होता भी नहीं है कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल्स में भी कॉस्टली। देखो अभी प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बनाते टाइम क्या होता है, कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट है, कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है। मटेरियल्स मे नॉट, मे बी कॉस्टली, मे नॉट बी अवेलेबल, हो गया। नेक्स्ट, ओवर इंडिविजुअलिज्म। देखो अकेले करना, हमेशा अकेले करने से भी प्रॉब्लम होता है, या फिर अंडर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, एक साथ मिलके काम कर रहे हो फिर भी एक साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, और ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब कोई सोच रहा है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा अगर माइंड में आ गया। एंड अगर मैं बोलूँ कि ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दे तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम्स हो जाता है तो प्रोजेक्ट्स आपका क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, वो प्रोजेक्ट काम नहीं करता। Some students may remain in the background and may take very little responsibility and do very little work. कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप में काम करते हैं बट वो बैकग्राउंड में ही रहते हैं, वो सामने नहीं आते, एंड बहुत धीरे धीरे काम करते हैं या कम ही काम करते हैं, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। देन आया सब्जेक्ट मैटर मे नॉट बी ऑर्गेनाइज प्रॉपरली, जो सब्जेक्ट मैटर आप लोग यूज कर रहे हो वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है। व्हेन द होल कोर्स इज प्लान्ड ऑन ए प्रोजेक्ट बेसिस, जितना हमने प्रोजेक्ट बेसिस के लिए प्रिपेयर किया उसके लिए सब्जेक्ट मैटर आपके पास इनफ नहीं है या फिर ऑर्गेनाइज नहीं है। डिफिकल्ट टू कवर द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, जो कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, वो सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पा रहा। beyond the reach of ordinary school which doesn't have the proper resources in terms of library equipment, supply space, trained teachers, तो ये सभी अवेलेबल नहीं रहा तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। अभी कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगी, धीरे धीरे स्टेप्स बताऊंगी एंड लास्ट हो जाएगा। ये 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन से 5 स्टेप्स को आपको लेना पड़ता है। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट, ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज चूजिंग एंड पर्पजिंग। सो पर्पस के अकॉर्डिंग, मतलब देखो ये पॉइंट्स सब मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना, ठीक है, दैट मीन्स आप अकॉर्डिंग ओन वर्ड्स को लेके आप कर सकते हो। सो द स्टूडेंट्स नीड टू चूज अ प्रोजेक्ट देमसेल्फ टू सेटिस्फाई देयर डेफिनेट नीड्स और पर्पस। तो बच्चे पहले चूज कैसे करेंगे, कोई चीज आपको पता रहने से तो उसका बेस पता रहेगा तभी तो आप टॉपिक या मटेरियल चूज करते हो। तो आपका पर्पस जो डेफिनाइट नीड्स है या पर्पस है उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट बनाते हो, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट बनाते हैं। कभी कभी ना क्या करते हैं हम लोग, बहुत हरी अफ करते हैं, चलो चलो जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो जल्दी प्रोजेक्ट्स को ले लो, तो वो भी डिफिकल्ट है, वो भी समटाइम डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो एंड
वो बच्चा क्या करता है कि वो टॉपिक को हड़बड़ी में कोई भी टॉपिक ले जाता है, जिसके वजह से उसके पास कोई आइडियाज मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होता है। समटाइम्स क्या करता है बच्चा, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना स्टार्ट करता है, तो ये सारे उसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। टीचर्स ऑलवेज उसको एज ए फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए एंड गाइड करना चाहिए कि बच्चे प्रॉपर एक प्रोजेक्ट को ले, प्रॉपर वर्क करे। तो यहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करोगे जब भी सिलेक्शन करो एक प्रोजेक्ट को। सो इट इज़ पर्पसफुल, ये पर्पसफुल होना चाहिए। हैज़ डेफिनेट एजुकेशनल वैल्यू, जो भी प्रोजेक्ट लोगे वो उसका वैल्यू होना चाहिए, तब जाके आपको सीखने को मिलेगा या सीख पाओगे। Then it is challenging but within the range of students' ability. Suppose you select the proper purposeful project, then it's good for you. That is, it needs material, it needs many time, or it needs some guidance, then you have got this. If you are not choosing this type of project, then your range of ability is very too short for this topic. दैट मीन्स हमें टॉपिक के ओरिएंटेड, हमारा तो हम एबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। हमें क्या इंक्रीज करना है कि हमारे एबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक को चूज कर सकते हैं। तो ये इंक्रीमेंट होगा कि आप मटेरियल्स को उसी अकॉर्डिंग चूज कर सको। सो इट इज चैलेंजिंग बट within the range of students' ability. It requires reasonable amount of effort. रीजनेबल अमाउंट ऑफ एफर्ट मतलब जितना चाहिए उतना यूज करो, एफर्ट्स दो। नंबर डी, दैट इज रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद इन इकोनॉमिकल मीन। जितना इकोनॉमिकल मीन है, जितना मतलब खर्चा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके आप खर्चा कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। रिक्वायर्ड टाइम इज एन अवेलेबल ऑन द टाइम टेबल, मतलब जितना टाइम चाहिए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उतना टाइम आपके टाइम टेबल में गिवन है। प्लानिंग क्या करोगे, अब देखते हैं। एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तो प्लानिंग भी चाहिए ना। सो प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद, प्लानिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद द वर्किंग आउट डिटेल प्रोसीजर ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट को करने के लिए जितने प्रोसीजर्स हैं, जितने वर्क है, सब कुछ को लेके प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग शुड बी डन बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। आप जितना प्लानिंग करते हो ये बच्चों के गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये टीचर के गाइडेंस के अकॉर्डिंग होगा। दैट मीन्स स्टूडेंट सिलेक्ट द टॉपिक एंड टीचर गाइड दैम। टीचर क्या करेंगे? गाइड करेंगे। अच्छा, द टीचर कैन प्रोवाइड द गाइडलाइंस, मतलब देखो उनको जो नीड है, जो गाइडलाइंस चाहिए, वो भी टीचर्स देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट्स को पर्पस पता है, क्या करना है पता है, एंड उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे वर्क करेगा क्लासरूम में। इतना समझ आया? यस और नो? क्लियर है इतना? तो पहला पॉइंट क्या था, बता दो। पहला पॉइंट क्या था? हम टॉपिक को क्या करेंगे? प्रोजेक्ट के टॉपिक प्लानिंग, हम लोग प्लानिंग के साथ जाएंगे एंड प्लानिंग के बाद हम जाएंगे एग्जीक्यूशन में। सो एग्जीक्यूशन एक इंटरेस्टिंग स्टेप है, जहाँ पे बच्चों को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो थिंक करते दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। सो उनको एग्जीक्यूट करने में मज़ा आता है। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट टीचिंग एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स टू डू द एक्टिविटीज। समझ आया? बच्चे यहाँ पे खुद परफॉर्म कर रहे हैं, खुद परफॉर्म कर रहे हैं, सो दैट उनको मज़ा आता है, इंटरेस्टेड होते हैं। लर्निंग बाय डूइंग में सब कोई मज़ा में रहता है। बच्चे कुछ खुद से परफॉर्म करेंगे, खुद उसका कुछ प्रोडक्शन होगा, खुद उसका एबिलिटी को शो कर पाएगा। तो बच्चा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस के साथ, लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ, कैपेबिलिटीज के साथ आगे बढ़ता है। तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है बताओ? द स्टूडेंट्स में कलेक्ट द वर्बल इंफॉर्मेशन, गो थ्रू द रिकॉर्ड, रीड लिटरेचर, लुक अप मैप्स। मतलब एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको जितना चीज़ें चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इंटरेक्ट विद द पीपल्स एंड मेनी सच अदर एक्टिविटीज जो भी नीड है। The teacher needs to give guidance to the students so that they can or they don't get strayed and use their time usefully। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका जो रास्ता है, एस्ट्रेड यहाँ पे एस्ट्रल रेज के अकॉर्डिंग वर्ड आया, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, उनको ऐसा जाना था प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे 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 वो बिखरते जा रहे हैं। तो ये डिस्क्रीट नहीं होना चाहिए, वो पर्टिकुलरली एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए। उसी के लिए टीचर्स यहाँ पे रहेंगे गाइडेंस के लिए, एंड टाइम को भी वो यूटिलाइज करना चाहिए कि कैसे प्रॉपरली वो टाइम मैनेजमेंट करें। नेक्स्ट चीज है रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग इज मस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि एक प्रोजेक्ट को आपने कैसे कंप्लीट किया, कितना टाइम लगा, कैसे करोगे, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना चाहिए फ्रॉम इट्स प्रपोजल टू कंप्लीशन। मतलब पर्पस जहाँ पे था सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, उस पॉइंट से लेके एंडिंग तक पूरा चीज़ होना चाहिए ए टू जेड। द प्रोजेक्ट बुक नीड्स टू बी मेंटेन बाय ईच स्टूडेंट। एक प्रोजेक्ट बुक होना चाहिए, आप कब क्या मटेरियल कलेक्ट किए थे, कहाँ पे आपने मेंशन किया है, सब कुछ आप वहाँ पे लिख के रखोगे। दैट इज़ वन काइंड ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस लिख रहे हो या बिब्लियोग्राफी कर रहे हो, तो बिब्लियोग्राफी में ऑलरेडी मेंशन होता है किसने इंफॉर्मेशन को लिया है, कहाँ से लिया है, कौन से एडिशन से लिया है, कौन से टीचर ने गाइड किया है, या कौन से बुक से, कौन से राइटर का बुक है, सब कुछ आप मेंशन करते हो। तो ये सारा चीज़ है। तो प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले आप कैसे उसको सिलेक्ट किए, और उसको कैसे चूज़ किया गया, उसका पर्पस क्या है, उसका एम्स क्या है, सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्टली आपका ना प्रोजेक्ट अभी बन गया, तो आप क्या करोगे, जज करोगे, इवालुएट करेंगे हम कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट ऐसा बना है, वैसा बना है। सो दैट इज अ इवैल्यूएशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट, दैट इज अ कैलकुलेशन, वन काइंड ऑफ कैलकुलेशन। आप यहाँ पे नंबरिंग दे रहे हो कि आपका प्रोजेक्ट ऐसा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द प्रीसेट, मतलब पहले से जो सेटिंग है आपका प्रीसेट गोल्स और स्टैंडर्ड्स। मतलब आपका जो गोल था, तो गोल के लिए सपोज मान लो ये आपका गोल है कि आपने एक सिलेक्ट किया एंड इसके लिए आपने 100 मार्क्स रखा। 100 से आपने क्या क्या किया है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक पॉइंट में 10 10 10 मार्क्स का काउंटिंग है। तो उससे आपने रखा है 75 और 76। तो आउट ऑफ 100 आपका 76 रहा प्रोजेक्ट में। तो आपने कहाँ पे क्या किया, किस चीज़ में लैकिंग रह गया, किस पॉइंट में आपने कंप्लीट नहीं किया, उसको हमने इवालुएट किया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ना खुद से इवेलुएट कर सकते हैं खुद के प्रोजेक्ट को, एंड दिस वुड हेल्प लर्न कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ देयर ओन वर्क। कैसे वो खुद के ही पॉइंट्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या क्रिटिसाइज करते हुए जान सकते हैं विच वन इज करेक्ट, विच वन इज रॉन्ग। एक बोल सकते हो कि आप डिफरेंस लगा सकते हो कि कौन से पॉइंट पे आप ज़्यादा अच्छे हो, कौन से पॉइंट में आप खराब हो, वो सब। तो आइडियाज़, फैक्ट, प्रिंसिपल, सबको आप रिव्यू कर सकते हो। तो इतना आपका प्रोजेक्ट मेथड है। समझ आया क्या? एक छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 पेजेस में कवर अप करने हैं कुरुक्षेत्र बच्चे को, एंड ANU YVU को 2 पेज लिखना है, बस 2 पेज लिखना है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है 3 पेज का, तो आप उसमें छोटा मोटा पॉइंट्स काट सकते हो, एंड काट के सिंपल वे से भी और भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सेमिनार इन ए मीटिंग इज ए मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग। मतलब क्या होता है, सेमिनार आप लोग कॉलेज में किए होंगे। सो इन आवर कॉलेज टाइम ऑल्सो वी परफॉर्म दिस टाइप ऑफ टास्क, ठीक है। सेमिनार प्रेजेंटेशन देना है, सेमिनार करना है। तो सेमिनार, देखो ना, सेमिनार जब भी होता है तो सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ मीटिंग है। तो सेमिनार एक मीटिंग है जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं या ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग किसके लिए बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पे ना बच्चों को हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो कुछ टॉपिक के ऊपर बात करें या फिर एक्सप्लेन करें, सो दैट उनका जो लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर बोलने का जो एबिलिटी है, या फिर उनका जो सीखने का एबिलिटी है, खुद से कुछ कलेक्ट करके लोगों को रिप्रेजेंट करने का, वो आपको मिलेगा। तो सेमिनार इज ए मीटिंग फॉर डिस्कशन और ट्रेनिंग। इन द एकेडमिक स्फीयर ये सेमिनार इज ए क्लास। एकेडमिक स्फीयर में अगर देखा जाए तो सेमिनार क्या है, एक क्लास है एट ए यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज वेयर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर डिस्कस ए पर्टिकुलर टॉपिक। सेमिनार एक क्लास भी हो सकता है, ये मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टाइम में ही हमें होता था। छोटे बच्चों के लिए सेमिनार होता नहीं है, बायोलॉजी में सेमिनार्स होते हैं, वो भी अगर चाहो तो क्लास 8 9 से भी स्टार्ट किया जा सकता है सेमिनार्स को। मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस रहता है +2 या ग्रेजुएशन से ही। तो ये जो सेमिनार्स होते हैं, तो एक टॉपिक के ऊपर स्मॉल ग्रुप बना के जो डिस्कस किया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप डिस्कस करती है इस टॉपिक को, तो उसको हम सेमिनार बोलते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन इन द इज अ वे इन विच सम थिंग इज ऑफर्ड, मतलब समथिंग इज सोन और ऑफर्ड और एक्सप्लेन्ड। मतलब हम किसी चीज़ को शो करेंगे या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, या किसी चीज़ को हम ऑफर करेंगे। तो दैट इज, देखो मैं इस पॉइंट को ऑफर कर रही हूँ, दैट मीन्स आपको बता रही हूँ, वन काइंड ऑफ ऐसा ही चीज़ है जो हम इंटरेक्ट करें बस टॉपिक को शो करते हुए। सो सेमिनार एक इनफॉर्मल टॉक है
फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल टॉक है अबाउट योर फाइंडिंग्स और रिसर्च। आपने क्या ढूंढा है एक टॉपिक के ऊपर, आपने क्या छानबीन किया है। सो ए सेमिनार प्रेजेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन इन ए क्लास और इन एन ऑर्गेनाइजेशन असेंबल टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज। देखो, सेमिनार ऐसा है कि एक क्लास में हो सकता है या स्मॉल ग्रुप में हो सकता है, जहाँ पे कुछ लोग एक साथ मिलजुल के क्या करते हैं, एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, या एक टॉपिक से जो भी पॉइंट्स है, फाइंडिंग्स है या रिसर्च है, उसको क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिया, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर मुझे दे रहे, तो कुछ कुछ न्यू आइडियाज, न्यू डिस्कवरीज उस रिलेटेड हमें पता चलेगा। सेमिनार में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हैं, छुपा के नहीं रखना, एक्सप्रेस करना है। सो ए सेमिनार इज अ वेरी एनलाइटनिंग एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोसेस। मतलब ये ऐसा है कि सबको कुछ ना कुछ दे रहा है। दैट मीन्स आप भास्ट वे में जा रहे हो, आप लिमिटेड नहीं हो, आप लिमिटेड पॉइंट पे नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलवेज शेयर होता है। सेमिनार के लिए होल्डिंग ऑफ अ सेमिनार इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के विद इन आता है। अगेन इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, मैं यहाँ पे पैराग्राफ वाइज दे दी हूँ, बट आप क्या करोगे, इसको पॉइंट वाइज करना। सेमिनार ऑफर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को मार्क कर रही हूँ। सेमिनार ऑफर अपॉर्चुनिटीज एंड फ्री डिस्कशन ऑन ए गिवन टॉपिक, एक गिवन टॉपिक के ऊपर फ्री डिस्कशन होता है। नंबर 2, पार्टिसिपेंट्स express their views in systematic and analytic way so that each aspect of the topic is thoroughly discussed। मतलब सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं एवरी वे से, एवरी डायरेक्शन से। In modern world characterized by the fast industrial growth and sophistication business management techniques, ability to present your views in highly desirable and it is appreciated by the business houses। मतलब ये business related बोला गया है because आज का जो time है ये technical world है, and technical world में जो growing production houses हैं या फिर plants हैं या first industries हैं, ये बहुत ज़्यादा growth related work करना चाहता है, and growth related उसको ideas चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं जो सेम मेंटालिटी के होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, तो उनके आइडियाज़ को वो लेना चाहते हैं। तो सेमिनार के थ्रू एक ही टॉपिक पे डिस्कस करते हुए मेनी आइडियाज़ मिलते हैं जिसको यूज़ कर सकते हो फर्दर बहुत सारे चीज़ों में, तो इसलिए ये यूज़ होता है। एट द एकेडमिक लेवल सेमिनार होन द प्रेजेंटेशन स्किल, मतलब ये क्या करता है, डेवलप करवाता है। होन मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट है, डेवलप करवाता है बच्चों में प्रेजेंटेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे लर्न एंड प्रैक्टिस द बेसिक टेक्निक ऑफ प्रेजेंटेशन। मतलब वो प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, ये थर्ड पॉइंट कर लेना, अगर इसको आप स्किप करते हो, अदरवाइज ये फोर्थ होगा, ये थर्ड होगा। तो एट द एकेडमिक लेवल, ये एकेडमिक लेवल में बच्चों में प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप कराता है। बच्चे स्पीकिंग उनका वेल हो जाता है, वो चैलेंजेस को फेस करना सीख जाते हैं एंड प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो ये चीज़ें हो गया। तो ये वन काइंड ऑफ इफेक्टिवनेस होता है प्रेजेंटेशन का, उस पॉइंट को शो कर रहा है कि हम जितना सीखेंगे उतना होगा। तो यहाँ पे ना 4 पॉइंट जो मैंने मेंशन किया, दिस वन, देन दिस वन, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, इतना अगर 4 पॉइंट्स लिख देते तो एनफ। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेमिनार है या एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार है। स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो रख सकते हो या वीडियो से देख लेना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, बस इतना हो गया, आगे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाउ कैन यू मेक एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, कैसे आप बना सकते हो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंटेशन टू बी मेड अबाउट दिस सेमिनार। प्रेजेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक सेमिनार में। प्रेजेंटेशन एक एफर्ट होता है, प्रेजेंटेशन एक इफेक्टिव थिंग होता है जहाँ पे बच्चों को आप डिटेल्ड वे में आगे लेके जा सकते हो। बच्चों को यहाँ पे हम कोई टॉपिक देते हैं डिस्कस करने के लिए, तो उसका प्रेजेंटेशन बेस्ट होना चाहिए। तो उसमें प्रेजेंटेशन मतलब फंडामेंटल नॉलेज रहेगा, बच्चे वहाँ पे कॉन्फिडेंटली इट विल एनेबल यू टू स्पीक विथ कॉन्फिडेंस। बच्चे भी बोल सकते हैं, टीचर भी बोल सकता है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एंड जो आंसर होगा वो सेटिस्फैक्टरीली होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। सो देन नेक्स्ट पॉइंट इज राइट, प्लान एंड ऑर्गेनाइज। ये 3 वर्ड होना चाहिए, राइट, प्लान, ऑर्गेनाइज। प्रेजेंटेशन में क्या है, सपोज कल मुझे एक पिकनिक करना है एंड मैं उसका क्या हूँ, हेड हूँ, एंड मुझे 10,000 रुपीज़ दिया गया है, तो मुझे
ऐसे ही खर्चा नहीं करना है, हर एक चीज़ को पहले लिख के प्रैक्टिस करना है, कि प्रैक्टिस इन द सेंस क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या वर्क होगा, क्या करेंगे, कितना खाना आएगा, क्या होगा, एंड उसके बाद उसका प्लान बनाएंगे, एंड आफ्टर दैट उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज़ करने के लिए मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया पिकनिक का, वैसे ही यहाँ पे प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल आप दोगे। वेल प्लान्ड प्रेजेंटेशन क्या होता है, पहले तो टॉपिक रिलेटेड इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोडक्शन टू टॉपिक होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, देन एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस रिलेटेड वो टॉपिक है या जिस रिलेटेड वो टॉपिक है उसको पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, लास्टली कंक्लूजन देंगे लास्ट एंड में। सो जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो टॉपिक ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन अरेज द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, मतलब आप जो टॉपिक पकड़ रहे हो ये ऐसा टॉपिक होना चाहिए ना, आई कैचिंग नहीं, अट्रैक्टिव। आई कैचिंग होने से सिर्फ आप आंखों से उनको अट्रैक्ट करो, बट आपके वर्ड्स भी अट्रैक्टिव होने चाहिए, वर्ड्स भी अट्रैक्टिव होने चाहिए, वो लोगों को पकड़ के रख सके, दैट कैन, इट कैन अरेज द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। इट बिकम्स एंथुसियास्टिक अबाउट योर प्रेजेंटेशन, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन क्या है, क्या आपने किया है, क्या आपका बेनिफिट्स उसमें है, आपका ग्रोथ क्या हो रहा है। सो बिफोर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक यू मे ग्रीट द ऑडियंस। आपको ये पता भी है कि सेमिनार देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट लाइक सेमिनार इज वन काइंड ऑफ क्लासरूम टीचिंग जैसा ही है। मतलब यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करते हैं, आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ग्रीट टीचर्स देन अदर मेंबर्स ऑफ द रूम जो भी प्रेजेंट है। सो जो भी प्रेजेंट है उनको आप क्या करोगे, ग्रीट करोगे। बट इन द क्लासरूम जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो बच्चों को ग्रीट करते हो। यहाँ पे क्या है, जो टीचर्स रहेंगे या फिर आपके पीयर्स ग्रुप रहेंगे और पीयर मेंबर्स रहेंगे उसको आप ग्रीट करोगे, ऑडियंस को आप ग्रीट करेंगे। आफ्टर दैट यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, जब भी प्रेजेंटेशन देते हो ना, सो इट इज जस्ट लाइक द लेसन प्लान जैसे प्रिपेयर किया था। कैसा है, बच्चों को या पर्सन्स को, जो भी ऑडियंस है उनको कितना पता है, डिड यू नो दिस, डिड यू नो दिस टाइप ऑफ थिंग इज ऑल्सो डन हियर। तो आपने एक क्यूरियोसिटी बढ़ा दिया कि लोगों को जानना है, एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो बच्चों लोगों को पता नहीं है, या फिर आइडिया है भी तो 10% है, 90% नहीं है, तो वो बच्चे या ऑडियंस वहां पे बैठ जाएंगे। अभी आपने बताया, सपोज मैं एक टॉपिक ले रही हूँ, सपोज योर टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंप्यूटर, ऑफ कंप्यूटर। यू कैन आस्क, वुड यू लाइक टू लिव इन द वर्ल्ड विदाउट कंप्यूटर। मैंने अभी क्वेश्चन किया कि क्या आप लोग रह सकते हो, क्या हम रह सकते हैं इस वर्ल्ड में विदाउट कंप्यूटर, और कैन यू इमेजिन टुडेज वर्ल्ड इज विदाउट कंप्यूटर। आप इमेजिन कर सकते हो आज का दुनिया विदाउट कंप्यूटर होगा। ऐसे क्वेश्चंस आप करते हो क्योंकि हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या करना है, मेन बॉडी, मेन बॉडी जो भी आपके सेमिनार्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा क्लियर होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। तो क्लैरिफाई ऑफ एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी ऑफ द लैंग्वेज, प्रॉपर लैंग्वेज इज मस्ट, ये प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना। लास्ट वन, द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। देखो, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, समटाइम्स आई एम वेरी टायर्ड, फीलिंग वेरी टायर्ड, एंड दिस डेज, और उस दिन पे या दोज डेज में मैं क्या करती हूँ, ऑलवेज मैं पढ़ाते पढ़ाते फंबल हो जाती हूँ। सो इस चीज को चेंज करना है, स्पॉन्टेनिटी रखना है। एक्सप्रेशन जो भी दे रहे हो आप, जो भी बोल रहे हो, उसमें आपको स्पॉन्टेनियस रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी देखो कंक्लूडिंग पार्ट या कंक्लूजन, इन द कंक्लूडिंग पार्ट यू शुड गिव ए समरी ऑफ द होल प्रेजेंटेशन। मतलब ये एट लास्ट आप क्या करते हो कि हर एक चीज का एंडिंग जब होता है ना, पूरा चीज में क्या हुआ, नहीं ऐसा ऐसा हुआ था एंड ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो होल प्रेजेंटेशन का एक समरी दोगे। यू शुड गिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम डिस्कस्ड एंड सजेशंस। देखो, अब क्या करोगे, जो भी आपने सोल्यूशन दिया प्रॉब्लम्स का उसको डिस्कस करोगे, उसको सजेशंस दोगे। इफ एनी, डोंट फॉरगेट टू थैंक द ऑडियंस। अगर आपने ये किया, उसके बाद अगर एंडिंग कर दे रहे हो दैट्स इट बोल के खत्म कर रहे हो, तो दैट्स नॉट ओके। आप थैंक करोगे बिकॉज ऑडियंस आपके लिए, आपके वर्ड्स के लिए, आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए इतना टाइम दे रहे हैं या बैठे हुए हैं। सो इफ एनी, अगर कोई कुछ है सजेशंस देना, वो दे दिया, उसके बाद डोंट फॉरगेट टू थैंक द ऑडियंस। ऑडियंस ने बहुत अच्छे से लिसन किया है आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, अटेंटिवली बैठा है विद इंटरेस्ट, तो उनको आप थैंक करना। देन सम अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गुड सेमिनार प्रेजेंटेशन, ये आपका कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखना है आपको। फर्स्ट थिंग द ऑडियंस नोटिसेस इज द ड्रेस एंड अपीयरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज अ वेरी गुड थिंग दैट आपका फिजिक क्या बोलता है, फिजिक के साथ आप फिजिक को तो ऐसे ही
न्यूडली नहीं आ सकते, सो दैट यू कवर्ड अप ऑल, आप बॉडी को कैसे कवर्ड अप करो, एंड दैट मे बी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। जस्ट लाइक लुक वाइज आपको बहुत ही एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, तो वो इम्प्रेशंस होना चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलता है, तो बॉडी लैंग्वेज से पहले पहले आपका ड्रेसिंग कुछ बोलेगा, तो ड्रेस आपका बहुत ही ज्यादा क्या करता है, इंसान को शो करता है कि आप कैसे टाइप के पर्सन हो। बहुत ज्यादा कलरफुल थिंग्स जस्ट लाइक नोटिस करवाता है कि आप बहुत ज़्यादा ही कलरफुल पर्सन है। बहुत ज़्यादा सिंपल एंड सोवर, इट्स गुड, बिकॉज आप जब ऑफिशियल वर्क में जा रहे हो या फिर आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपका एक शांत जो एक्सप्रेशन है वो दिखना चाहिए, पीसफुल माइंड वो होना चाहिए। सो इट डजेंट मीन दैट यू शुड वेयर गर्डी और एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। आप बहुत ही मतलब चकमक बोलते हैं ना, मतलब झकाझक है ऐसा वाला ड्रेसेस नहीं पहना है। बहुत ही सिंपल सोवर एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ्स आप पहनोगे, वही आपको शो करेगा कि आप कितना आगे बढ़ोगे, या ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपेंसिव नहीं होना है, योर ड्रेस शुड बी कंप्लीट, सिंपल, नीट एंड क्लीन, इतना होना चाहिए। इफ यू आर वेयरिंग ए शर्ट, वेयर ए नेक टाई ऑल्सो, यू शुड वेयर शूज एंड नॉट चप्पल्स और सैंडल्स। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं पे कंपनीज वर्क में या फिर कहीं पे भी जाते हैं एंड हमें हमारा सेमिनार देना पड़ता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए टीचर हम लोग क्या पहनेंगे ना, हम पहनेंगे सिंपल सा सलवार कमीज, और जस्ट लाइक आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ही न्यूड शेड्स के साड़ीज आ रहे हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट के डिफरेंट सेट्स में साड़ीज आ रहे हैं, तो उसको वेयर कर सकते हो। दैट इज मतलब वेरी एक्सपेंसिव नहीं, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बट ऑल्सो गिव ए सिंपल लुक, स्टेटस वाला लुक देता है, जहाँ पे हम लोग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बोलते हैं कि सिंपल साड़ी एंड सिंपल क्लासेस को ये रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा। एंड कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपने बूट पहन मतलब वेयरिंग ए शर्ट, शर्ट पहना है एंड टाई लगाया है, उसके साथ आपको शूज या बूट पहनना पड़ेगा, नॉट चप्पल्स और सैंडल्स। बॉडी लैंग्वेज, व्हाइल प्रेजेंटिंग योर सेमिनार डू नॉट स्टैंड लाइक ए स्टैचू। देखो ये ना, जो सेमिनार है एक्चुअली क्लासरूम टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेमिनार दे रहे हो तो स्टैचू होके खड़े मत रहो, आप मूव करते चलो। लेट योर आईज एंड फेस ऑल्सो स्पीक। आप जो बोल रहे हो आपके एक्सप्रेशंस होने चाहिए, जस्ट लाइक मूवीज में देखो ना, एक्ट्रेस और एक्ट्रेस कैसे एक्टिंग करते हैं, जस्ट लाइक आपके फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए, जैसे लगना चाहिए कि हाँ आपका फेस भी बात कर रहा है, आपका आईज भी बात कर रहे हैं। तो एक्सप्रेसिव आइडियाज अभी ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ और जेस्चर के साथ जब जाएगा, तो ये बहुत ही स्ट्रांग इंप्रेशन डालेगा लोगों के अंदर। मेंटेन योर आई कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल को अगर इंक्रीज करना है, बूस्टअप करना है, तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि लोगों के साथ नजर मिलाना सीखो, फेस टू फेस कांटेक्ट में रहना सीखो। डू नॉट मेक ए स्पीच बट टॉक टू योर ऑडियंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गए एंड सेमिनार दिया एंड पूरा स्पीच स्पीच दे रहे हो, जस्ट लाइक बोर लगेगा। अब धीरे धीरे इंटरेक्शन करो, बातचीत करो, वहां पे बात बढ़ाओ। डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो, यू कैन लैंग्वेज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, अगर यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, सॉरी, तो वहां पे आप लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, कुछ इफेक्टिव लगे, कुछ ऐसा लगे कि बहुत आगे बढ़ रहे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तो सेमिनार में स्टैचू नहीं रहना। पहला चीज हो गया, आपके आईज एंड फेस बात करना चाहिए, आपके आइडियाज एक्सप्रेस होने चाहिए, प्लस आपका जो एक्सप्रेशन है डिफरेंट लैंग्वेज के साथ वो भी इम्पॉर्टेंट है। मेंटेन योर आई कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस सो दैट दे फील दे आर गेटिंग जो अटेंशन फ्रॉम यू, वो उनको भी अटेंशन मिल रहा है, तो वो अच्छा फील करेंगे। जैसे होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब पढ़ाते हो, तो कुछ बच्चों को आप ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो दूसरे बच्चे बोले मैडम हमको नहीं देख रही है, उनका इंटरेस्ट नहीं रहता पढ़ने में। तो इसलिए चारों तरफ घूमो फिरो देखो, उनके साथ आई कांटेक्ट करते जाओ एंड बातचीत करते हुए पढ़ाओ। डू नॉट मेक ए स्पीच बट टॉक टू योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस के साथ आप बात करो। रिमेन चीयरफुल एंड पॉजिटिव, ऑलवेज रहना है। आप थ्रू आउट दी जो सेशन है, थ्रू आउट सेशन में आपको चीयरफुल लेना है। लॉट ऑफ करेज चाहिए इसके लिए, मतलब आपका क्या होना चाहिए, जो भी चीयरफुलनेस इज इन्फेक्शियस, जैसे इन्फेक्शंस होता है ना, फैलते जाता है, आपका चीयरफुलनेस ऐसा ही है, लोगों में भी वो शो होना चाहिए, वो इन्फेक्शन जैसा फैलना चाहिए। इट मूव्स फ्रॉम यू टू योर ऑडियंस, ये आपसे आपके ऑडियंस तक जाएगा। इफ यू आर cheerful your audience will never feel bored and your presentation will never be dull। अगर आप cheerful हैं देन आपका प्रेजेंटेशन ऑलवेज गुड रहेगा, ऑलवेज आप आगे चलोगे, आपको डल
नहीं लगेगा, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत ही ओके ओके टाइप नहीं लगेगा, हाई लगेगा। स्पीक एट वेरी स्लो स्पीड, वेरी स्लो स्पीड, धीरे धीरे बातचीत करो, दैट इज हल्का हल्का करके बात करो, जैसे आप घर पे बातचीत करते हो वैसा। ठीक है, ऑडियंस आपको अच्छे से सुनना चाहिए। इंग्लिश इज ए रिदम बेस्ड लैंग्वेज। देख अभी जैसे हम लोग बात करें, दैट इज अप डाउन होने चाहिए वॉइस में, अदरवाइज ना एक सिंपल चीज है, लाइंस लगेंगे, सिर्फ सिंपल लाइंस लगेंगे, तो आप बातचीत करोगे उसके रिदम्स रहेगा, अप डाउन होने चाहिए ऐसे। आपके मॉड्यूलेशन होने चाहिए, जैसे सिंग करते हो ना सिंगिंग, तो उसमें एक वॉइस अप गया तो एक वॉइस लो जाएगा, तो ऐसे रिदमिक पॉइंट पे मॉड्यूलेशन होना चाहिए आपके वॉइस। एंड आप गैप भी दोगे, वर्ड्स के अंदर गैप दोगे, फुल स्टॉप में पूरा गैप दोगे, या सेमी कॉलन या कॉलन में या कॉमा में कैसे गैप करोगे, एक्सक्लेमेशन में इजंट इट, आप कुछ पूछ रहे हो तो ऐसे आप एक क्वेश्चन मार्क दिए तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क का एक्सप्रेशन होना चाहिए आपके फेस में। सो ये आपको सेमिनार के लिए हेल्प करेगा। एंड सम टॉपिक्स जो भी सेमिनार प्रेजेंटेशन में अभी चल रहा है, तो लाइफ विदाउट कंप्यूटर्स, टेलीविजन एक ब्लेसिंग और एक कर्स, टेलीविजन एक ब्लेसिंग है या कर्स है, हाउ टू ऑब्टेन द होल हार्टेड कोऑपरेशन ऑफ द वर्क फोर्स, कैसे आप होल हार्टेड होके कोऑपरेशन मिल सकता है लोगों से एक वर्क फोर्स में, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन बिजनेस कैरियर, डिसिप्लिन में रहोगे कोई भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इजी हो जाता है, तो बिजनेस करियर में कैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक्स है आज के टाइम का, बहुत ही मॉडर्न टाइम का टॉपिक्स मैंने दिया है, एग्जाम्पल एज एन एग्जाम्पल, ओके, तो ऐसे ले सकते हो। तो इतना समझ